तो वो कोई और नहीं है, वो साबिर भाई काबली वाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही है और शेर है। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये कुरैशी बरादरी का एरिया है। मैंने यहाँ पर कारपोरेशन के इलेक्शन में आया था, जब ये लोग ने मुझसे वादा किया था, हमारी जमात से वादा किया था, इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। तो ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमालपुर से 4 कारपोरेटर को जिताकर ये बता दिया अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, बहुत हुआ है। चूंकि आपने पिछले मर्तबा असेंबली इलेक्शन के अंदर आपके यहाँ के उम्मीदवार कांग्रेस को आपने वोट डाला, वो जीतने के बाद 5 साल आपका कोई मसला हल नहीं किया। आज हमारे कुरैशी भाई हो या कोई और भी हो, जितने भी जमालपुर में रहने वाले हैं, इन सब का मसला जैसे का वैसा है। अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हाल है, इनकी रोजी रोटी अगर चलती है हमारे कुरैशी भाइयों के, तो उसी से चलती है जो इनका खानदानी पेशा है। मगर आज इसको हुकूमत ने क्या किया है आपने देखा, आपके स्लॉटर हाउसों के साथ आप क्या रवैया है आपको मालूम है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, हाँ, वोट लेकर जीतना बड़ा आसान होता है, वोट के बाद में मैं ये कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है। मेरी जमात के सदर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दूसरी मर्तबा टिकट देकर अल्लाह के फजल करम से 2 मर्तबा MLA बनाकर भिजाई है। तो हमारा काम क्या रहता है, अवाम की हर परेशानी के बीच में आना और उसका काम करना। मैं हमेशा मेरी अवाम से यही कहता हूं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे हल्के की अवाम से कहता हूं, अरे भाई साहब, अगर आप किसको कर्जा दिए तो उसको उसूल करते हैं, खुद जाते हैं या किसी को भिजाते हैं। उसी तरह मैं हमेशा यही कहते आया हूं कि मैं 5 साल के लिए आपके वोट का कर्जदार हूं। अगर मैं आपका काम नहीं करूंगा तो आपको जवाब देवाल नहीं हूं, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं काम करता हूं। उसी तरह साबिर भाई भी काम करेंगे और वही बीजेपी को हरा कर बताएंगे। चूंकि आज लोग कह रहे हैं कि भाई क्या कर लेंगे, अरे मैं कहता हूं तुम 3 कह रहे हो, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी। 2022 के अंदर कम से कम 10 जीत के आएंगे। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक पहचान है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पिछले करीब 65 साल से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आइया हुआ था, फख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब लिखे थे, उस दस्तूर के हिसाब से हमने हमारी सियासी पार्टी का आगाज किया। हम हमारे अपनाए वतन भाई यानी हिंदू भाई, ओबीसी, दलित और मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला सरजमीन हिंदुस्तान में हम ये बता देंगे कि हमारा तरीका क्या है। आज हमसे कहते हैं, हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक जमाने से यहां पर 2 ही पार्टी लड़ती थी, एक भाजपा यानी बीजेपी, एक कांग्रेस लड़ती थी। आज और कोई पार्टी आई हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूं वो पार्टी का क्या मुकाम है। अरे वो पार्टी भी दूसरी बीजेपी है। हाँ, ये भी हिंदुत्व की पॉलिसी पे चल रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, सेकुलरिज्म की बात करते हो तो अरविंद केजरीवाल, मेरा सवाल तुमसे है, तुम दिल्ली में कितनी मर्तबा मुसलमानों के बारे में बात किए हैं? क्या CAA के बारे में तुम कभी बात किए या NRC के बारे में बात किए? नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि भाई एक काम करो, नोट आ जाएंगी तो हम फलाना की फोटो डाल देंगे, फलाना की डाल देंगे। अरे मैं ये कहना चाहता हूं बाबा, नोट बदलने से कुछ नहीं होता, अपनी अकल और दिमाग को बदलो ताकि हम भी इस मुल्क के शहरी है, हमारी भी उतनी ही पहचान है जितनी तुम्हारी पहचान है। हम जानते हैं बेशक ये हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर मजहब का आदमी रहता है, हर मजहब के आदमी को अपने मजहब के अकीदे पे चलने का उतना ही हक है जितना हमारा है। बेशक हम जब हिंदुस्तान में पैदा होते हैं तो एक
कान में हमारी अज़ान दी जाती है, दूसरे कान में अकामत दी जाती है, तो हम सबसे पहले मुसलमान है, फिर हिंदुस्तानी है। हमारा हर हमसे बढ़कर वफादारी का सबूत कोई नहीं दे सकता। चूंकि हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान में जीते हैं, हम मरते हैं तो 2 गज जमीन। और मुझे तमाम अपनी जमहूरियत पे पूरे का पूरा यकीन है। हम जमहूरियत के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर कोई और नहीं है। उसी तरह हमारे मजहब के अंदर भी हम उसी तरह चलते हैं जिस तरीके से दूसरा मजहब चलता है। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमारे लिए, हिंदुस्तान का आईन हमारे लिए बेशक उतना ही अजीज है जितना दूसरे मजहब के लिए अजीज होता है। तो मैं हम बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के जो दस्तूर है उस दस्तूर पे चलते हुए आ रहे हैं, उसी तरह हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तो मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है, 5 दिसंबर को आपको अपने इम्तिहान का सबूत देना है। आपको मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे आपको वोट दबाना, बटन दबाना है और ये बता देना है अब की बार इंशाअल्लाह ताला जमालपुर से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का उम्मीदवार साबिर भाई काबली वाला जीतेगा और जमहूरी अंदाज से आपको हक दिलाने के लिए वो बेशक लड़ता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रहेगी तो दोबारा मुलाकात होगी। बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि 5 तारीख को आपका एक कीमती वोट मजलिस के हक में आएगा। मजलिस का निशान पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो रस्म गुलफोसी होती है, हम स्वागत के लिए हमारे कुरैश जमात के सत्तार भाई दरबार, उनसे गुजारिश करेंगे। रऊफ भाई जानीवाला साहब, सत्तार भाई दरबार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साल उड़ाकर स्वागत करेंगे। सत्तार भाई दरबार, रऊफ भाई जानीवाला साहब स्टेज पर आ जाएं। असद साहब को वो भी साल उड़ाकर स्वागत करेंगे। कुरैश जमात की तरफ से सत्तार भाई दरबार, रऊफ भाई जानीवाला साहब। उसके बाद सत्तार भाई दरबार सुल्तान भाई ईरानी, इस्माइल भाई मुल्ला, रऊफ भाई और आरिफ भाई पठान, सिकंदर भाई कराची वाला, इम्तियाज भाई पोलो असद साहब को फूलों की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी साथी हाजी अच्छन भाई, डॉक्टर अब्दुल कयूम कुरैशी, ये सभी साथी मिलकर फूलों की मालाओं से बैरिस्टर साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद सत्तार भाई दरबार हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर साबिर काबलीवाला साहब की गुलपोशी करेंगे। सत्तार भाई दरबार। उसके बाद रऊफ भाई जानीवाला साहब, वो भी हमारे गुजरात प्रदेश के साबिर काबलीवाला साहब की गुलपोशी करेंगे। आरिफ भाई पठान साबिर काबलीवाला साहब की गुलपोशी करेंगे। सुल्तान भाई ईरानी हमारे हैदराबाद के एमएलए जफर मिराज साहब की गुलपोशी करेंगे। सुल्तान भाई ईरानी। इम्तियाज भाई पोलो हमारे वारिस पठान साहब की गुलपोशी करेंगे। सत्तार भाई दरबार हमारे जफर मिराज साहब का गुलपोशी करेंगे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपनी बातें रखे। जोरदार तालियों से खान साहब का स्वागत किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब, हैदराबाद से आए हुए सीनियर एमएलए जनाब जाफर हुसैन महराज साहब, माजिद हुसैन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, कॉरपोरेटर्स और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। गुजरात में चुनाव घोषित किए गए हैं। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को चुनाव में उतारा है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा गुजरात में विधानसभा का चुनाव है उसमें अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और आपके यहां से जमालपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने भाई, आपके अपने दोस्त, आपके अपने हमदर्द जनाब साबिर काबलीवाला साहब को टिकट दिया है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है साबिर भाई की टक्कर में, याद रखना। वो लोग को मैसेज जाना चाहिए ना, 1 से 10 नंबर तक जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। अब चुनाव का वक्त आ गया है तो तमाम लोग आपके बीच में दिखेंगे। कमल का फूल भी आ जाएगा, पंजा भी आ जाएगा, झाड़ू भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। कुछ मुख्तलिफ सियासत पार्टी जैसे झाड़ू ने तो अपने सीएम को भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम गुजरात में जीत जाएंगे, ये हमारा सीएम हो जाएगा। अरे तो भाई साहब पूरी कैबिनेट का नाम ले लेना था ना। ये फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, ये वो मिनिस्टर रहेगा, ये दारू का गफला करेगा, वो जेल का गफला करेगा, बता देना था सबको, पब्लिक को मालूम है सब। लेकिन वाहिद एक पार्टी जो पहली मर्तबा आपके बीच में आई है। देखिए, हम 1.5 साल पहले गुजरात में पहली मर्तबा आए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। मुख्तलिफ एकदम शॉर्ट टाइम था हमारे पास, 1 महीना भर भी नहीं था ना हमारे पास यहां पर बॉडी थी ना कैडर था। साहब ने काबिलवाला साहब को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हमने अहमदाबाद, भरूच, बहुत लिमिटेड जगहों के ऊपर कैंडिडेट को खड़ा किया। वक्त कम था, 40 दिन में चुनाव लड़ना था पूरा के पूरा सिस्टम। उस वक्त भी जमालपुर की, अहमदाबाद की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बत से नवाजा, अपने वोटों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह यहां से आपके बीच से कॉरपोरेटर्स को जिताकर कॉरपोरेशन के अंदर भेजा। गुजरात में पहली मर्तबा हम लड़े, ये एक रिकॉर्ड है। पहली मर्तबा गुजरात में लड़कर 25 कॉरपोरेटर जीतना एक बहुत बड़ी बात है। आपकी दुआओं का अफेक्ट है, यह आपकी मोहब्बत थी असद ओवैसी साहब की तरफ। आपने कहा नहीं, वाहिद एक मर्द मुजाहिद है पूरे देश के अंदर जो आज मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज उठाता। संसद से लेकर पब्लिक के फोरम तक, टीवी से लेकर हर तरफ अगर वाकई में कोई हमारी आपकी आवाज बन के लड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं ना, वारिस भाई जो मुझे बोलना है मोदी को या जो मुझे बोलना है बीजेपी को, मैं तो नहीं बोल सकता, हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब आपके कायद बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है वाह असद भाई आपने हमारा दिल जीत लिया, हमारे दिल की जुबान आपने बन के बता दी बात। तो ये होता है लीडर। आज अब देखिए मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज गुजरात का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। आपने कांग्रेस को 30 साल से ऊपर समय दे दिया, उसके बाद आपने भाजपा को 27 साल का समय दे दिया। 27 साल से भाजपा
गुजरात में सत्ता में है, उसके पहले कांग्रेस थी, हम नहीं लड़े थे, आपके पास कोई विकल्प नहीं था कि किसको वोट देते आपने कांग्रेस को जाकर वोट दिया, कभी भाजपा जीत गई, कांग्रेस भाजपा चलता गया। लेकिन आज आपके पास एक विकल्प है, एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपके पास है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी, जिसको आप बोल सकते हो कि ये मेरी अपनी पार्टी है, ये मेरी अपनी जमात। आज अगर आप देखेंगे गुजरात का 27 साल में बीजेपी ने क्या कर दिया, तो पूरा के पूरा बीजेपी तो 8 साल से देश का बेड़ा गर्क कर दी, 27 साल में तो पूरे गुजरात को खत्म कर दिया। किस किस तरह से जो माइनॉरिटी की बस्तियां हैं वहां पर आप जाकर देखिए क्या हुआ है, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। हमारी बस्तियों में पुलिस स्टेशन ज्यादा है, स्कूलें कम है, कॉलेजेस कम है, हॉस्पिटल कम है। तो क्या ये नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, मगर नहीं। एक ही समुदाय विशेष के खिलाफ मैं तो हमेशा से कहता हूं, मेरी डिबेट्स में भी बोलता हूं, आपके बीच में भी बोलता हूं कि भाजपा सरकार ने एक तरह से माइनॉरिटी, मुसलमान, दलितों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। हर रिस हिजाब का मसला आ गया, इनको तकलीफ हो गई, हमारे मदरसों के इनको तकलीफ, खाने पीने पे तकलीफ, हलाल गोश्त पे तकलीफ। कहां लेकर जाएंगे? इतनी नफरत क्यों? जबकि हम वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, शहीद हुए और मुल्क को, हमारे भारत देश को आजाद करा। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया 1947 में, और हम हमारे इस मुल्क भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं। और हमको ही बार मर्तबा, हर बार नेशनलिज्म बताओ, सेक्युलरिज्म बताओ, नहीं बताते। चल जाओ देख लो, हर तरफ नाम लिखा हुआ है, कब्रिस्तान हमारी गवाही देंगे सब, कहां कहां हमने, हमारे बुजुर्गों ने हमारी जान गवाई है। हमको जितना भारत से प्रेम है शायद इनको तो होगा भी नहीं, ये तो झूठे मूठे लोग हैं। आज देखिए किस तरह की राजनीति चल रही है, पोलराइजेशन। पूरा चुनाव के पहले एक पूरे देश में होड़ लग गया है, कौन सबसे बड़ा हिंदू। देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए, मगर मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे, एक समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे। वो जाकर 15 लाख दीपक जला देते हैं अयोध्या के अंदर दिखाने के लिए, देखो मैं सबसे बड़ा हिंदू। दूसरी तरफ कांग्रेस वाले बोलते हैं हम जनेद हरू है, उससे बड़े हैं हम। तो तीसरी तरफ एक और आ गया है, SBJP, मतलब स्मॉल बीजेपी, छोटा बीजेपी। RSS का जो पट्टू है, ये आप पार्टी आ गई है। ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि हम भाजपा से, मोदी से, राहुल गांधी से, हम सबसे बड़े हिंदू हम हैं। अरे तो सब तुम इनकी बात करोगे, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करोगे, पोलराइजेशन की बात करोगे, तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारी तरफ कौन बात करेगा? कौन माइनॉरिटी की आवाज बनेगा? कौन जमालपुर की आवाज बनेगा? कौन जमालपुर वालों की लोगों की तरफ से जाएगा और ऐवान असेंबली के अंदर बात रखेगा आपकी तरफ से? कौन इंसाफ की बात करेगा हमारी तरफ से? तो ये मौका है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज साथियों, कि आज हमको सोचना है कि हमको भी अपने में से क़यादत पैदा करनी पड़ेगी। असद साहब को कोई शौक नहीं है लीडर बनने का या चीफ मिनिस्टर बनने का, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत से नवाजा है देश के अंदर। कोई शौक नहीं है साहब, मगर आपके पास आने का, आपके सामने खड़े रहकर समझाने का मकसद एक ही है कि हम चाहते हैं कि आप अपने में से कोई ऐसा नेता, ऐसा लीडर, ऐसा नुमाइंदे को जिताकर ऐवान असेंबली के अंदर भेजो जो जमालपुर के मसले मसाइल से वाकिफ है, जो चाहता है कि अहमदाबाद जमालपुर का भी उपकार हो, आगे बढ़े, ये कचरे के ढेर हटे, यहां पर भी अच्छी स्कूलें बने, हॉस्पिटल बने, मेरी माँ बहनों को चलने फिरने के लिए अच्छा रास्ता मिले, मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम लेने के लिए अच्छी स्कूल कॉलेज मिले। ये चाहते हैं हम यहां पर आकर। ये है इरादा, ये इंटेंशन। लोग बोलते हैं क्यों जा रहे हैं वारिस भाई गुजरात में? ये करने जा रहे हैं। कोई लीडर विडर बनने का शौक नहीं है, मगर मजलूमों की, हमारे दलित भाई बहनों की, और जहां जहां बेइंसाफी होती है वो आवाज अगर कोई उठाती है तो सिर्फ वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।
सबको आपने आजमा लिया। कितनी बार जमालपुर की समस्याओं को उठाया गया हुआ है असेंबली में, बताइए मुझे। नहीं, आपके पास गिनती भी नहीं होगी। क्यों नहीं उठा सकते ये लोग? क्योंकि इनको जवाब जीत कर देना होता है अपने हाई कमांड को। और जब मजलिस का एमएलए जीत कर ऐवान असेंबली में जाता है, जिसको लोग पूरी मोहब्बत के साथ नवाजते, दुआओं के साथ नवाजते, और जब भेजते हैं असेंबली में, तो वो जवाबदार होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जवाबदार होता है वो। क्योंकि उसको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह फरमाता, मैंने तुमको यहां से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाला, मोहब्बत से लोगों ने तुमको वोट दिया, आपको जिताकर असेंबली में भेजा, तो इनके भरोसों के कभी तोड़ना मत जिंदगी के अंदर। यह हमारा इरादा, इंटेंशन। मुझे यकीन है जब साबिर काबुलीवाला साहब जाएंगे ऐवान असेंबली में जीतकर इंशाअल्लाह ताला, एक 5 साल के अंदर आप देखिए किस तरह से अहमदाबाद चेंज होता है, किस तरह से जमालपुर चेंज होता है, किस तरह से आपको दिखता है कि हाँ वाकई में कोई मजलिस का नुमाइंदा गया और हमारे हक की बात की। क्यों? अब वक्त आया है। आज अगर हिजाब का मसला हो जाए, आपके हमारी तरफ से हमारी मां बहनों के लिए लड़ता कौन है? असद ओवैसी। मदरसों पे बात आ जाए, आपके हमारे हक के हमारे मदरसों के लिए कौन लड़ता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। शरीयत की मदाखलत की बात आ जाए, तो आपके हमारी तरफ से कौन लड़ता है पूरे देश भर के अंदर? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। CAA NRC पे बात आ जाए, कौन लड़ता है? ओवैसी। तो अगर हर चीज पे, हमारे मसलों पे, मसाइल पे, हमारी तकलीफ के लिए अगर कोई वाहिद आदमी हमारे साथ खड़ा है, जो कांधे से कांधा हमारे साथ मिलाकर खड़ा हुआ है और हमारी आवाज को बुलंद करता है हर जगह, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो क्या आपका हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके कांधों को मजबूत करें? जरूरत है आज ये। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भी मुस्तकबिल आगे बढ़े, संवरे, हमको भी अधिकार मिले, हक मिले, हिस्सेदारी मिले गुजरात की सियासत के अंदर, तो आप मजलिस का साथ दीजिए। सब चीज पे लड़े ओवैसी, तो आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ? बताओ मेरे को, जवाब दो। आपके वोट का असली हकदार असद ओवैसी MIM हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझको। तो हम लोग तो मुरव्वत वाले लोग हैं ना। अगर कोई एक गिलास पानी भी पिलाता तो उसको दुआ देते अल्लाह तेरा भला करे। तो अगर कोई इंसान हमारे लिए हक बयानी करता है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसको कहें ओवैसी साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके नुमाइंदों को जिताकर भेजेंगे असेंबली के अंदर। ये जज्बा होना चाहिए हमारे में, तब इंसाफ की बात होगी। वरना आएंगे तो बहुत ये 15 लाख रुपया डाल देंगे तुम्हारे अकाउंट में। डाला क्या किसके अकाउंट में? आज तक सपने देखते रह गए। वो सपने सुहाने लड़कपन के थे, वो ही हो गया। अब दूसरा आ गया रेवड़ी बांटने, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कोई नहीं करेंगे, ये सिर्फ चुनावी जुमले है, जुमलाबाजी, झूठे वादे। फिर 5 साल तक एक वोट उल्टी जगह अगर डाल दिया तो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। फिर गाते रहेंगे वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा? कुछ फायदा नहीं होगा जब, क्योंकि बहुत वक्त चला जाएगा। जब आज आपके पास वक्त है कि आपके पास आपकी अपनी जमात आई जो आपको मजबूत करना चाहती है। संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। डेमोक्रेसी ने अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, हम भी लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, ताकि आपका अपना कोई जीत कर जाए। तो मुझे यकीन है कि जब 5 दिसंबर के दिन अहमदाबाद में चुनाव होगा, उस दिन जमालपुर के ये मेरे भाई, दोस्त, बुजुर्ग, मेरी मां बहनें सब एक साथ उतर के आएंगे और एक ही नारा लगाएंगे, असद ओवैसी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमारा कीमती वोट आपको डालेंगे, सिर्फ आपको डालेंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हम भी ऐसे इंसान के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो हमारी आवाज बने, हमारे साथ खड़ा रहे। वरना कौन आपके साथ रहेगा? बताइए मुझको मेरे दोस्तों, बुजुर्ग। आज तक अपने साथ यही होता है ना, कोई हमारी आवाज नहीं बना, कोई लीडरशिप नहीं तैयार हुई। और देखा यह गया हमेशा कि जिसका लीडर होता है, जिसकी आवाज बुलंद होती है, जिसका नेतृत्व होता है, वही आगे बढ़ती है कौम। क्योंकि असेंबली में आवाज उठाने वाले भी चाहिए, आपके काम करने वाले भी चाहिए लोग। અને ગુજરાતની જનતા તો મને ખબર છે, હું પણ ગુજરાતનો છું। ગુજરાતની જનતા અમારા સાથ આપશે। જે રીતથી તમે લોકો અમોને કોર્પોરેશનના ચુનાવમાં દુઆઓથી નવાજા, વોટોથી નવાજી,
અને અમારા લોકોને જીતાવીને કોર્પોરેટર બનાવીને આપણે કોર્પોરેશનમાં ભેજ્યા. એવી રીતના 5 તારીખ ડિસેમ્બરના આપ લોકો ઉતરીને આવશો અને પતંગના બટન એટલા દબાવશો કે બધાની ફાટી જશે, ખાટ ખડી બિસ્તર ગુલ થઈ જશે અને આસમાન પર એક કરચી જોઈ જોઈએ. ત્યાં દિવસે આપણે જોઈશું પૂરા આસમાનમાં એક હરી પતંગ લહેરાશે. એનું નામ હશે અમારી મજલિસે. આપશો ને વોટ? ઇન્સાફ જોઈએ ને? અરે ખામોશ છો બધા, હવે તો જાગો. એટલા વર્ષો થઈ ગયા, 75 સાલ અમે બનાવી રહેલા છે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ. અત્યાર સુધી આપણને ઇન્સાફ નહીં મળ્યો. હવે એક આ માણસ તમારી વીચમાં આવ્યો છે, એનું નામ અસદુદ્દીન ઓવૈસી છે. તમારી માટે આવ્યો છે, તમને ઇન્સાફ મળ્યા માટે તમારા વચમાં આવ્યો છે અને બધા ગુજરાતમાં જઈ રહેલો છે તમારી માટે. એના સાથ આપો, નહીં તો પસ્તાવશો. મને ઉમ્મીદ છે, ખાતરી છે, ટાઈમ થઈ ગયેલો છે. મને ખબર છે તમને અસદ ઓવૈસી સાહેબ સાંભળ્યું છે. ગુજરાતીમાં એટલે વાત કરીશ કારણ કે 2-3 લોકો અત્યારે ગુજરાતીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી લેલા છે. અરે સાહેબ, આપણ તો ગુજરાતના છે અને આપણી પાસે તો છે બનિયેનો દિમાગ અને મિયાભાઈની ડેરિંગ છે. એટલે તમારા બધાનો शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे सुना. मैं उम्मीद करता हूं, यकीन रखता हूं कि आप मजलिस का साथ दोगे और हमारे नुमाइंदे को कामयाब. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जय हिंद. अब हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे गुजरात के सदर, एक ऐसे सदर कि जब आपको मालूम है कि जब कोरोना काल हुआ था तो सिर्फ जमालपुर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना ने अपना एक तहलका मचाया हुआ था. हमारे जमालपुर विस्तार से पूरे अहमदाबाद के अंदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब ने जिस तरह से लोगों की मददें की है, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, सांसें लेने के लिए लोग तड़प रहे थे, इस इंसान ने अपनी सांसें आप लोगों के लिए गिरवी रख दी थी. ऐसे इंसान आज हमारे बीच में मौजूद है और वो आए हैं. लोग आपके बीच में और भी आए थे, वो ये आते थे तस्वीर के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आपके साथ तस्वीर में खड़ा हो वो इंसान नहीं बल्कि जो आपके साथ तखलीक में खड़ा हो वो इंसान सच्चा होता है. इसीलिए जमालपुर के हमारे उम्मीदवार जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं जब भी जमालपुर जाता हूं तो वहां पर चाची, अम्मा और खाला सभी ये कहती है यहां तो आएगा साबिर काबलीवाला. तो मैं साबिर भाई से गुजारिश करूंगा कि आपके बीच में आए और अपनी बातें रखे. जोरदार तालियों से स्वागत जमालपुर के उम्मीदवार साबिर भाई काबलीवाला. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. मेरे गायक डायरेक्टर आसुद्दीन ओवैसी साहब, नामपल्ली के एमएलए जनाब बेरा साहब और महाराष्ट्र के एक्स एमएलए वारिस पठान साहब और दाइंडा के उम्मीदवार कौशिकाबेन परमार और बाबूनगर के उम्मीदवार शिबू भाई और सभी काउंसिलर और सभी साथियों, अस्सलाम वालेकुम. आज इस चौक पे मैं दोबारा आया हूं वापस. जब कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेशन का चुनाव था उस टाइम मैं यहाँ पर आया था, आपको प्रॉमिस किया था जो हमारे काउंसिलर जो है वो ऐसे काउंसिलर है कि आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे. और आपने अपने वोट से, आपने दुआ से उनको नवाजा और उनको जिताया. और 2 साल की उनकी कामगिरी भी आपने देखी. 2 साल के अंदर उनकी कामगिरी भी देखी और उनका काम, इनको 108 एम्बुलेंस बोलते आपको पता है. अभी आपने उनको फोन किया, इमीडिएटली पहुंच जाते हैं. और आप सबने इनका काम तो देखा, लेकिन मैं भी 2 बार एमएलए रह चुका हूं. आपने मेरे काम देखे और मेरे काम मेरे गिनाने की जरूरत नहीं है. आज मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे आज मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया, गुजरात का प्रदेश प्रेसिडेंट बनाया. मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. उनकी इच्छा यह है कि पूरे गुजरात के अंदर मुस्लिम की क़यादत बढ़े और हम लोग यहाँ पर क़यादत बढ़ाने के लिए आए हैं. आप सब जानते हैं कांग्रेस के अंदर 3 एमएलए है. एक टाइम था 22 एमएलए आते थे. आज कटते कटते 3 एमएलए हुए. लेकिन
हम लोग अपने मुस्लिमों की, दलित की, आदिवासी की, मजलूमों की सीटें बढ़ाने के लिए आए हैं। और ज्यादातर जुल्म मुस्लिम, दलित, आदिवासी पर होता है, तो इसलिए हम लोग इस विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा दलित, आदिवासी और मुस्लिम को भी हम टिकट देंगे। इंशाअल्लाह उनको जीता कर विधानसभा के अंदर भेजेंगे और मजलूमों की आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह। और हमने दलित विस्तार, दलित को टिकट जो दी जाती है एससी सीट, हम लोग उनको जनरल से भी सीट दे रहे हैं, जनरल से भी उनको जीता कर लाएंगे। हम लोग 7 विधायक दलित को बना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को एमएलए बनाएंगे इंशाल्लाह। और कम से कम 12 से 15 एमएलए अपने जीत कर विधानसभा के अंदर जाएंगे तो अपनी एक आवाज बनेगी इंशाल्लाह। और कांग्रेस 3 एमएलए को बचाने के लिए निकले, हम लोग 3 नहीं, हम क्यादत बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप सबको गुजारिश करता हूं 5 दिसंबर को एकजुट होकर और सुबह अल्लाह का नाम लेकर, सुबह से नमाज पढ़कर आप अपने पतंग के ऊपर मोहर लगाकर इंशाल्लाह मुझे जिताइए। मैं ना आपको ना उम्मीद नहीं करूंगा, आपने मेरे काम तो देखे हैं। मैं राजकारण के अंदर, आपने देखा है राजकारण के अंदर जो बंदा आता है किस लिए आता है, मुझे वो चीज नहीं। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया यहाँ पर, मैं काम करने के लिए आया हूँ, गरीबों के काम करने के लिए आया हूँ, आप सबको पता है। और गरीबों के भी काम करता रहता हूँ, और गरीबों के काम जब होते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे पावर आता है और मुझे काम करने की मजा आती है। इसलिए मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ कि मैं आप सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज 5 दिसंबर को पतंग पे मोहर लगाकर मुझे इंशाल्लाह आपकी दुआ से, आपके वोट से मुझे नवाजिए। मैं इतनी बात लेकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा। आप असद साहब को सुनने के लिए आए हैं, मैं मेरी बात खत्म करूंगा। अल्लाह हाफिज। अब हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी हमारे बीच में आ गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे राष्ट्रीय सदर, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में खिताब फरमाएंगे। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत दूंगा कि आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी, आपकी शेरवानी हमें पसंद आई और आपके किरदार से खुशबू मुसलमान की नजर आई। और कौम की दलाली करने वालों अब होश में आ जाओ, क्योंकि वो है नाम असदुद्दीन ओवैसी जिसकी जुबान हमें पसंद आई। इसी के साथ नारा तकबीर। आप लोगों के बीच में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ अराकीन व अराकीन बल्दिया, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूं ताकि आप तमाम को इस बात से वाकिफ कराऊं और आपको गुजारिश करूं कि 5 दिसंबर के दिन जो गुजरात असेंबली विधानसभा के चुनाव के मतदान का दिन है, मेरी तमाम जमालपुर के जिम्मेदारों से, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, गयूर नौजवानों से अपील है कि इस बार जमालपुर में
आपको मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर भाई को अपना वोट और अपनी दुआओं से देकर उनको यहां से अपना एक नया एमएलए बनाना है। मैं जमालपुर की जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि जमालपुर में अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है, शिकस्त दे सकता है, तो उसका नाम साबिर काबुलीवाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने मुत्तहिदा तौर पर अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और अपनी दुआओं और अपने वोटों से यहां से मजलिस के कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया। आप जानते हैं कि मजलिस के कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया तो हर कॉरपोरेटर को 30 लाख रुपए मिलते हैं अपने इलाके की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन मजलिस के कॉरपोरेटर को जो 30 लाख या 2 साल से जो 60 लाख रुपए मिले, उन्होंने उसको रोड बनाने के लिए, ड्रेनेज का इंतजाम करवाने के लिए, लाइट के पोल, पानी की लाइन बिछाने के लिए और जो भी डेवलपमेंट के काम वो करवा सकते थे अपने बजट में, उन्होंने उस तरक्याती डेवलपमेंट के काम को करवाया। मैं इस बात को मानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला और भी काम है और इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि जिस चीज की यहां के जमालपुर की जनता को और खास तौर से मिर्जापुर की आवाम को जो तकालीफ है, उन तकालीफ को हम दूर करेंगे। मैं यहां पर मिर्जापुर में आवाम के दरमियान में खड़े होकर आपको ये भी बताना चाहता हूं कि गुजरात में 36 स्लॉटर हाउसेस हैं, जिसमें से 32 बंद हो चुके हैं और सिर्फ 4 काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद हमारे कुरैश भाइयों की यहां पर रहती है। मैं आपको इस बात का तयख्खुन दे रहा हूं कि आप आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में साबिर भाई साहब को अपना वोट देकर कामयाब करिए। आपका स्लॉटर हाउस और आपके कारोबार के जो तकालीफ है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब हमारे कुरैश भाइयों के जो तकालीफ है वो जरूर उसको हल करेंगे, उन तकालीफ को आपसे दूर करेंगे ताकि आप और बाइज्जत तरीके से अपने कारोबार को जारी और सारी रख सकें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये जानते हैं कि गुजरात में ये विधानसभा के चुनाव 2 फेजेस में हो रहे हैं। मजलिस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, दानी लिमडा से भी और बापू नगर से भी और भी असेंबली के हल्के जात से मजलिस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हमारा असेंबली के सिलेक्शन में लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी एक आवाज गुजरात के विधानसभा में जाए, गुजरात में विपक्ष की एक आवाज, मजबूत आवाज जाए, जमालपुर की जनता की तकालीफ की आवाज गुजरात की विधानसभा में गूंजे। सरकार किसी की हो, उस सरकार के सामने कोई बेबाक तरीके से खड़े होकर आपकी तकालीफ और आपकी जमालपुर के तरक्की के लिए, आपके इंसाफ के लिए, यहां पर जो जुल्म गरीबों पर होता है उसके जुल्म के खात्मे के लिए, हमारे मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, हमारे बुजुर्गों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, जमालपुर के नौजवानों के हौसले में इजाफा करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला साहब के हक में इस्तेमाल करें। पिछले माजी में भी आपने जनाब साबिर भाई साहब को अपना विधायक बनाया था।
कोई कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी मेरे सवाल का जवाब दो कि पहले भी साबिर भाई यहां के एमएलए थे, उसमें और अब की बार क्या फर्क है? तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क यह है कि साबिर भाई की जबान पर कोई कांग्रेस या दूसरी पार्टी की कचा ताला नहीं लगा हुआ होगा। साबिर भाई बेबाक तरीके से गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएंगे। साबिर भाई हिकमत के नाम पर बुजदिली के मजाहरे नहीं करेंगे। और जमालपुर की जनता को यह भी पैगाम दे रहा हूं कि जिसने आपकी फैक्ट्रियों को बंद कराया, आप जानते हैं वो शख्स कौन है। आप साबिर भाई को यहां से अपना नया एमएलए बनाइए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, साबिर भाई उन फैक्ट्रियों को खुलवाएंगे। जिन्होंने फैक्ट्रियों को बंद करा के लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनकी गरीबी में इजाफा करा, आप ऐसे उम्मीदवारों का साथ मत दीजिए, ऐसी पार्टियों को आप अपना वोट मत दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आकर हमसे कहते हैं कि मजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा कामयाब हो रही है और मजलिस पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में लड़ रही है। तो बताइए, 27 साल से जिस कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, क्या वो भाजपा से मिली हुई थी या उसने भाजपा से कोई सौदा कर लिया था कि हम और तुम लड़ते रहेंगे और तुम 27 साल तक इलेक्शन जीतते जाओ? जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तब भी तुम जीत जाओ। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कांग्रेस पार्टी को आपने झोली भर भर कर वोट दिया, मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं रोक सकी गुजरात में। मैं आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कह रहा हूं कि किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने मुत्तहिदा वोट को इस्तेमाल करें और अपनी एक आवाज को, अपने नुमाइंदे को गुजरात की विधानसभा में भिजाएं, जिसके दिल में गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल हो, जिसकी सोच और फिक्र में कमजोरों को ताकत दिलाना हो, जिसकी जिंदगी का मकसद मजलूमों को इंसाफ दिलाना हो। ये काम मजलिस करती आई है और इसी नीयत और मकसद को लेकर हम गुजरात की विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप मेरी इन बातों पर संजीदगी से गौर करिए। और आप जानते हैं कि इल्जाम तो हम पर बहुत लगता है, मगर एक मिसाल देना चाहता हूं कि किसी के पास बहुत भैंसें थीं, भैंस का मालिक था, उसके पास कई भैंस थी जो दूध देती थी। तो उसके पास हर शाम को एक ताकतवर आदमी आता था और आकर वो पूरा आधा दूध उठाकर लेकर चला जाता था। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, भैंस तो दूध दे रही है मगर एक ताकतवर आदमी आकर या आधा दूध उठाकर या कभी पूरा दूध उठाकर लेकर चला जाता, इन भैंसों का मालिक उसको रोकता क्यों नहीं? तो बाद में मालूम हुआ कि भैंसों का जो मालिक था वो उस अपने दूध को नहीं बचाना चाहता था, वो अपने आप को उस ताकतवर आदमी से बचा रहा था। वो अपने आप को ताकतवर आदमी से बचा रहा था। वो उस ताकतवर आदमी से सौदा कर लिया और उससे कहा कि तुझे कितना दूध है लेकर चला जा, मगर मुझे बख्श दे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हाल कांग्रेस और बीजेपी का है।
दूध हमारा है और दूध हमारा छीन कर लेकर चले जाते हैं। और आप ये समझते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, मगर कांग्रेस सिर्फ अपने आप को बचाती रही, आपको नहीं बचा पाई कांग्रेस। अब एक दूसरा आया है ताकतवर आदमी बनकर, ये तमाम लोमड़ियों का खेल खेला जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानिए इन लोगों को जो आपके नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर जब गरीबों के इंसाफ की बात आती है तो रात के अंधेरे में पसे पर्दा या दीवारों के पीछे बीजेपी से सौदा कर लेते हैं। आप ऐसी ताकतों का साथ मत दीजिए, ऐसी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट मत दीजिए। यही कांग्रेस पार्टी है जिसके 12 से ज्यादा एमएलए बीजेपी में चले गए। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये गुजरात की जनता से धोखा नहीं किया गया? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखिए कांग्रेस पार्टी गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। यही गोडाउन से निकलकर ये बीजेपी के शोरूम में जाकर अपने कारनामे और नाटकबाजियां करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि पहचानिए लोगों को। आपको डराया गया, आपको फुसलाया गया, आपको खौफ दिलाया गया भाजपा का, और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद जाकर भाजपा की गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी की बनाई हुई चाय से पी लेते हैं कप में डालकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि कब तक आप इन लोगों को वोट देंगे, ऐसी पार्टियों को वोट देंगे जो आपका वोट तो ले लेते हैं मगर जमालपुर की जनता से इंसाफ नहीं करते। जिनको आपने वोट दिया वो विधानसभा में जाकर खामोश बैठ जाते हैं। जिन्होंने आपसे वोट तो हासिल किया मगर इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते। जिन्होंने आपका वोट तो लिया, एमएलए तो बन गए, मगर जमालपुर की गरीबों की तकलीफ को महसूस अपने दिल में महसूस नहीं करते। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को आप अपना वोट दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर हो या जिस किसी विधानसभा से मंदलिस का एमएलए अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआ और वोट से मुंतखब होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको इंसाफ मिले। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा, भी मैंने सुना। क्या नाम रखा कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। क्या यही किसी ने कहा था? अभी किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो तो उन्होंने कह दिया कि हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं कि
भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए, और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? क्या भारत का कोई मजहब है? क्या भारत मुसलमानों का है? क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत सिखों का है? क्या भारत ईसाइयों का है? भारत किसी मजहब से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत सब मजहब को मानता है। भारत जो खुदा अल्लाह भगवान को नहीं मानता उसको भी मानता है। मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं नहीं, मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल्ली में इनके कारनामे हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता आज, मौसम बदल गया, सर्दी का मौसम शुरू होता है तो फिजाओं में दिल्ली की जनता को ऐसी पॉइजनस गैस उनको लेना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मैं पूरी एतमाद और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी इखलास के साथ जमालपुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि भाजपा को अगर इस विधानसभा में कोई रोक सकता है तो उसका नाम साबिर काबिलवाला है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करें, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यहां पर तकालीफ है, मसाइल है, इन मसाइल को अगर हल करना है तो एक मर्तबा जिस तरह आपने यहां से मंजलिस के कॉरपोरेटरों को कामयाब किया, आप जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को अपने एतमाद से, अपने भरोसे से उनको दीजिए, उनको वोट देकर उनको कामयाब करिए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, 30 साल आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, कब तक आप अपने वोट को जाय करेंगे? अगर आप कांग्रेस और आप को वोट देंगे तो याद रखिए इसका फायदा भाजपा को होने वाला है। अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं तो मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। ये गरीबों की एक बहुत बड़ी ताकत है, बल्कि आपकी दौलत है, बल्कि ये आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि जिससे आप खुश नहीं हैं आप उसके खिलाफ वोट देते हैं। जिस पर आपको भरोसा है आप उसको अपने वोट से नवाजते हैं। जो आपको धोखा नहीं देगा, जीतकर आप उसको वोट देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मंजलिस का साथ दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की 27 साल से गुजरात में सरकार है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? गुजरात नहीं था क्या? अरे इस गुजरात को किसने बनाया? इस गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया। इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया। इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया। इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया। इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था और मोदी जब थे, जब भी है और उनके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये प्रधानमंत्री का बोलना कि गुजरात को मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हां, गुजरात में एक चीज मोदी ने बनाई, वो है मोरबी का ब्रिज उन्होंने बनाया, जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। यकीनन बनाया आपने।
आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया। आपने माया जाल दिखाया और मोरबी का ब्रिज अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज, 150 लोग मर जाते हैं, 150 लोग मर जाते हैं, 50 बच्चे उसमें शामिल हैं, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी है। आप बोलते हैं गुजरात मैंने बनाया। देश के प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि गुजरात को आपने बनाया? मोरबी का ब्रिज फिर कैसे गिरा? कौन जिम्मेदार है उस ब्रिज का? 50 लोग, 50 बच्चे उसमें, रात के अंधेरे में ब्रिज गिरता है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, कोई पुकार रहा है बचाओ मुझे, कोई रस्सी को पकड़ा हुआ है। आप सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोरबी के पुल को और ब्रिज को भी याद रखेंगे। मैंने बनाया, आपने क्या क्या बनाया? हमको बनाया, सबको बनाया, इतना लंबा लंबा छोड़ा, सब बन गए। बोला कि 500,000 खत्म हो गए तो पूरा ब्लैक का पैसा आएगा, आपने हमको बना दिया। आपने गुजरात में कहा था कि 15 लाख आएगा तो मैं अकाउंट में डाल दूंगा, ब्लैक मनी लाऊंगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वो तो जुमला था। सब चीज आपने हमको ही बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं जब मोरबी के ब्रिज का जिक्र आया तो मैं जरूर हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं। मैं हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं, जिन्होंने उन लोगों को जो पानी में गिर गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की 30 अक्टूबर की रात को हुसैन भाई और तौफीक भाई ने उन लोगों की जान को बचाया। हुसैन भाई तौफीक भाई ये नहीं देखे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तौफीक भाई हुसैन भाई देखे कि इंसान है, उसको बचाना है, जान बचाना है। तौफीक भाई हुसैन भाई हम आपको सलाम करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका इंसानियत का जज्बा हम सब में डाल दे इंशाअल्लाह ताला, कि जब किसी पर मुसीबत आए तो मजहब को नहीं देखें, इंसान को देखें। हम किसी को नहीं देखें, मजहब को नहीं देखें, इंसान की तकलीफ को इंसान के तौर पर देखें। तो तौफीक भाई और हुसैन भाई को मैं सलाम करता हूं। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, आप बताइए हुसैन भाई और तौफीक भाई जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, क्या हुसैन भाई और तौफीक भाई किसी का घर खरीद सकते हैं गुजरात में? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आपने लगा दिया, क्या हुसैन भाई तौफीक भाई घर खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, कलेक्टर इजाजत नहीं देता। क्या हुसैन भाई तौफीक भाई अपने बच्चियों को पढ़ा सकते हैं? कहां है कॉलेज और स्कूल? क्या हुसैन भाई तौफीक भाई को तयक़ुन दे सकते हैं कि भाजपा के लोग कि उनकी औलाद को अगर झूठे पत्थर फेंकने के इल्जाम में पकड़ा जाएगा तो रोड पर लाकर जनता के सामने उनकी औलाद को नहीं पीटा जाएगा? क्या भाजपा तयक़ुन दे सकती है? याद रखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भाई और तौफीक भाई ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। क्या भाजपा ये कह सकती है कि हुसैन भाई तौफीक भाई को अगर एनआरसी एनपीए होगा तो हुसैन भाई तौफीक भाई से पूछा जाएगा कि बताओ भारत की शहरियत क्या है? क्या भाजपा कह सकती है हुसैन भाई तौफीक भाई से कि जब एनआरसी होगा तो नहीं पूछा जाएगा इनसे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखिए कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया, मैंने बनाया। तो बताओ प्रधानमंत्री, अगर आपने गुजरात बनाया तो फिर एक बच्ची जिसका रेप किया गया, उसके आंखों के सामने उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, उसका कत्ल कर दिया गया। उस बच्ची जो प्रेग्नेंट थी 6 महीने, उसकी आंख के सामने उसकी मां का रेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया।
और आपकी सरकार ने रेप करने वालों को, हत्या करने वालों को छोड़ दिया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो बात है। जब हम इन चीजों को उठाते हैं तो हम पर इल्जाम लगता है कि मजलिस के प्लेटफॉर्म से ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं कौन सी बात अपने मुख्तसर सी तकरीर में अब तक ऐसी किया हूं, किसी की समुदाय के खिलाफ नहीं कहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्किस बानो का जिक्र आप पार्टी भी नहीं करती है। आज भी आप देख लो, जकिया जाफरी से कौन जाकर मिलता है। लोग कहेंगे अरे तुम क्यों पुरानी बातों को उठाते हो। मैं इसलिए उठाता हूं कि लोग, जनता याद रखे कि इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो इंसाफ के लिए हमको बोलना पड़ेगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल के लड़ रहे हैं। जमालपुर के बुजुर्गों को इस बात का तयक्कुन दे रहा हूं कि आपकी आंखों में जो आंसू हैं, आपके दिलो दिमाग में जो ख्वाब है अपनी औलाद को पूरा करने के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मजलिस इस इंतखाबात में साबिर काबुलीवाला को अपना उम्मीदवार बनाकर आपके सामने लाई। मैं आपके सामने खड़े होकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद की ताकत पर मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और साबिर काबुलीवाला को यहां से अपना नया एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजाइए। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम इलेक्शन लड़ते हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सब कहते हैं कि यहां तुम क्यों आए, वहां तुम क्यों जा रहे हो। अरे याद रखो, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, जब तक मेरी सेहत साथ देगी और जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में सांसों को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं कमजोरों को ताकत की हासिल करने के लिए लड़ता रहूंगा। मैं हमारी इज्जतदार मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए लड़ता रहूंगा। अगर तुमको मेरी जबान, मेरे अल्फाज, मेरी तकरीर, मेरा वजूद पसंद नहीं है तो आओ और आकर मेरी जान ले लो। मैं मरने के लिए तैयार हूं गरीबों के लिए, मगर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मैं अपने जमीर को जालिमों के सामने पेश नहीं कर सकता। मैं अल्फाज से साफ तौर पर कहता हूं, झुकना मेरे बस की बात नहीं है, झुकना मेरे बस की बात नहीं है। ताकत किसी के पास होगी, मगर ताकतवर के आगे झुकने का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। हां, जो सबसे बड़ा ताकतवर है रब्बे कायनात है, जिसके सामने हम अपने दिल और दिमाग और सर को झुकाते हैं। मगर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो कमजोरों से उनका हक छीन लेते हैं, हम उनके सामने झुकेंगे नहीं। उनकी आंखों में आंखें डालकर इंसाफ का मुतालबा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमालपुर की जनता से मेरी अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, यहां से साबिर भाई को कामयाब करिए। मैं आपके दरमियान में था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज लोग मजलिस पर बहुत से इल्जाम लगाते हैं, वो उनकी टीम है, ये इनकी टीम है। अरे भाई साहब, आप होते कौन है मुझे किसी टीम का बोलने वाला? तुम होते कौन हो? तुम क्या कर सकते हो मेरा? और तुम ये इल्जाम पे इल्जाम लगाते हो। बहरहाल अब इनको मालूम हो चुका है कि गुजरात में मजलिस आपकी वजह से, आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद की वजह से मजलिस एक ताकत बन चुकी है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और भाजपा कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम गुजरात में लेकर आएंगे। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? हिंदू मैरिज एक्ट तो सेंट्रल पार्लियामेंट का एक्ट है, आप कैसे तरमीम करेंगे? और कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? गुजरात में अपना कोई धर्म परिवर्तन करना है तो इजाजत लेना पड़ता, तो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, अकल मुस्लिम अकलियतें बसती हैं, वहां पर पीने का पानी नहीं, वहां पर रोड नहीं, वहां पर गंदगी है। अरे वहां पर यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं आती? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस का पैगाम आपके लिए है। आज हमने अपनी पहली इंतखाबी
जलसे का आगाज जमालपुर से किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब नतीजा आएगा तो आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर, पूरे कमजोर और मजलूम जनता मुत्तहिद होकर साबिर काबुली वाला को वोट देंगे। आप साबिर भाई को मत देखिए, आप असदुद्दीन ओवैसी की बात का यकीन करिए। मैं आपके दरमियान में खड़ा हूं, मैं आपके सामने हाथ फैलाकर आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा हूं। मैं आपसे कोई दौलत नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है अपने वतन अजीज भारत में कि जब तक आपके पास अपनी सियासी आवाज नहीं होगी, गरीबों पर जुल्म जारी रहेगा जब तक आपका नुमाइंदा विधानसभा में नहीं जाएगा। लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ, हैदराबाद में तुम्हारे 7 एमएलए हैं, तुमने क्या किया? मैं जमालपुर की जनता को एक मिसाल दे रहा हूं। हैदराबाद में जाफर हुसैन मेराज नामपल्ली के एमएलए हैं, कारवान से कौसर मोहिउद्दीन हमारे एमएलए हैं। वहां पर मिलिट्री के एक सर्विसमैन रहते हैं, उनके क्वार्टर्स का, उनके घर का मसला था। उन घरों को हमने गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके चीफ मिनिस्टर के पास जाकर हमने गवर्नमेंट से उनके घरों को रेगुलाइज करा दिया। और कैसे करवाया? मिसाल के तौर पर एक फौजी जो अपने घर में रह रहा है पिछले 60-70 साल से, वो 100 गज या 500 गज या फिर 800 गज घर होता है छोटा मोटा उसका, तो हमने सरकार से कहा कि गरीब पैसे देकर मार्केट वैल्यू पर घर खरीद नहीं सकता। तो सरकार ने हमसे पूछा, बोलो असदुद्दीन ओवैसी क्या कीमत लगाओ, कीमत तो देना पड़ेगा। तो हमने कहा 100 रुपये लगाओ। तो सरकार ने कहा 100 रुपये नहीं, 250 रुपये गज के लिहाज से, यानी अगर किसी का 500 गज का 100 गज का घर होगा, वो 250 रुपये गज के बुनियाद पर देगा और उस घर का मालिक बन जाएगा, उसको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करा के देगी। हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है तेलंगाना में, कोई मंत्री नहीं है हमारा। वो पूरे के पूरे जो फौजी दारुसलाम आकर उनकी आंख में आंसू थे, उन्होंने कहा, शुक्रिया अदा किया कि 250 रुपये में फी गज, ये हैदराबाद में। क्यों? क्योंकि उनके नुमाइंदा था, उनका वोट था, उनका इत्तेहाद था, उनका सियासी शऊर था, जो सरकार के पास जाकर लड़कर यह काम करा सके। क्या यह काम जमालपुर में, गुजरात में, अहमदाबाद में नहीं हो सकता? हो सकता है मेरे भाई, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारा तालीम का मसला है, मैंने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से एक विधानसभा में मैंने बच्चियों के लिए इंटर और डिग्री कॉलेज बनवाया, सिर्फ 10 करोड़ की लागत से। 100 की तादाद में हमारी बेटियां जाकर उस कॉलेज और डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में हमने सरकार से नुमाइंदगी करके अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की तालीम के लिए 6ठी जमात से 12वीं जमात तक 60,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान लड़के और लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं फ्री में। बच्चियों का हॉस्टल, कॉलेज अलग, स्कूल अलग, बच्चों का कॉलेज और हॉस्टल अलग, रहना फ्री, खाना फ्री। एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में, जब ये गरीबों की बेटियां, ये गरीबों के बेटे पढ़ लिख कर दुनिया में आएंगे तो एक इनकलाब बर्पा करेंगे। ये काम हम गुजरात में भी कर सकते हैं, मगर कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। जीत तो जाते हैं, फूल का हार पहन लेते हैं, और जब असेंबली में जाते तो गूंगे और अंधे बनकर बैठ जाते। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को वोट दीजिए और 5 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद अपने अपने पोलिंग बूथ को जाइए और मजलिस को उम्मीदवार की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए। और इंशाअल्लाह ताला वक्त मिलेगा तो मैं पैदल आपकी इस गलियों में आऊंगा इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलने के लिए। मैं आपके घर पर आऊंगा, आपके घर पर दस्तक दूंगा, और मैं जमालपुर की जनता को कह रहा हूं कि आपका घर जरूर है, मगर मेरा भी आपके घर पर है।
मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका भाई हूं और मेरा हक पहुंचता कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तुमसे कहूं कि वोट दो, अपने आप को कामयाब करो। यहां से साबिर भाई की कामयाबी आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी और हम एक नई तारीख को रकम करेंगे गुजरात की सियासत में कि जब मजलिस का नुमाइंदा जीत कर जाएगा तो गरीब और मजलूमों की इंसाफ की बात करेगा। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब किया। मैं अपनी मां और बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।